हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका एडो फ्यूचर चैनल पे। आज हम लोग 9 क्लास का एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और वो टॉपिक आपका फिजिक्स का सेकंड चैप्टर है। और टॉपिक का नाम आप देख रहे होंगे क्या है, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। काफ़ी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट माना जाता है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, क्योंकि इस चैप्टर में आप न्यूटन्स के वेरियस लॉज को पढ़ते हो। आपको फोर्स का कॉन्सेप्ट पता चलेगा, आपको मोमेंटम का कॉन्सेप्ट पता चलेगा। इसी से रिलेटेड हम लोग बात करेंगे यहाँ पे। तो चलिए शुरू करते हैं, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। देखिए, सबसे पहले आपको अगर अपने देखो किसी भी चैप्टर को आप फिजिक्स में इम्पॉर्टेंट बात ये होता है कि आप किसी भी चैप्टर को अपने लाइफ से ज़रूर जोड़ो। आप अपने सराउंडिंग्स में जो चीज़ें देखते हो ना, फिजिक्स का लॉज जो होता है वो सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं फॉलो करता है। ओके, तो शुरू करते हैं हम लोग। क्या कहा जाता है, देयर आर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन आवर सराउंडिंग्स बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। हमारे चारों तरफ होने वाले बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं, जैसे मान लो मूवमेंट ऑफ बॉडी हो गया। कोई बॉडी अगर मान लो रेस्ट में आ रहा है, या आप रेस्ट में वो है, या फिर आप रेस्ट में लाते हो, आप किसी ऑब्जेक्ट का शेप चेंज करते हो, आप किस एसेलरेशन आप जानते होंगे। कोई ऑब्जेक्ट अगर मान लो एसेलरेशन काउज कर रहा है या एसेलरेशन कैच कर रहा है, ये सारा सिस्टम जो है ना वो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन को फॉलो करता है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग का डेफिनेशन इम्पॉर्टेंट है कि ऑल आर ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल एजेंट। उसी को हम लोग बोलते हैं फोर्स। एक्चुअली में ये जितना भी चीज़ बताया गया है ना, चाहे वो मूवमेंट ऑफ बॉडी है, या फिर बॉडी जो है वो रेस्ट में आ रहा है, या बॉडी चेंज कर रहा है, उसका एसेलरेशन बदल रहा है, उसका शेप बदल रहा है, ये सारा का सारा चीज़ जो होता है वो किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो वो फैक्टर है फोर्स। तो सिंपली आप फोर्स को क्या कर सकते हो, आप कह सकते हो कि फोर्स क्या है, फोर्स इज अ काइंड ऑफ पुश और पुल। सिंपल यही है। ऐसे आप डेफिनेशन इसका क्या कह सकते हैं कि फोर्स क्या है, एक एक्सटर्नल एजेंट है। फोर्स क्या है, एक एक्सटर्नल एजेंट है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के स्टेट ऑफ रेस्ट, मोशन, डायरेक्शन को चेंज करता है। ओके, या फिर ट्राई टू डू सो, या करने की कोशिश भी करता है। सो दैट ऑल फैक्टर्स, दैट ऑल एजेंट आर कॉल्ड एज फोर्स। अब इसी चीज़ को हम लोग आगे देखने जा रहे हैं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू। अब जैसे देखो, इन सिंपल वे वी कैन से दैट पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स। सिंपल वे में अगर हम लोग कहें तो पुश और पुल को हम लोग क्या कहते हैं, फोर्स है। अब जैसे क्या, फोर्स देखिए क्या कर सकता है, तो मोशन को परफॉर्म कर सकता है, रेस्ट में ला सकता है ऑब्जेक्ट को, और डायरेक्शन में ला सकता है। बेसिकली यही 3 मेन बातें होती हैं कि वो या तो स्टेट ऑफ मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, या फिर स्टेट ऑफ रेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, या फिर स्टेट ऑफ डायरेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हम लोग कुछ कॉमन टाइप्स देख रहे हैं फोर्स का पहले। अब जैसे देखो, सबसे पहले मैंने आपको बताया है कॉन्टैक्ट फोर्स। सिंपल है, नाम से पता चल रहा है कि जब एक फोर्स पैदा होता है ड्यू टू कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू सरफेस और टू बॉडीज, वही है, इट ऑलवेज एक्ट ड्यू टू कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू और मोर बॉडीज। जनरली पुश हो गया, पुल हो गया, ये सारा चीज़ जो होता है वो क्या होता है, कॉम्पैक्ट फोर्स। तो कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब वैसा फोर्स जो ड्यू टू कॉन्टैक्ट की वजह से पैदा होता है। जबकि दूसरा आप देख रहे होंगे वो आपके सामने आ गया नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ये क्या होता है, विदाउट कॉन्टैक्ट, वैसा फोर्स जो बिना कॉन्टैक्ट का। जैसे मान लो यहाँ पे हमने एक ये रखा, मैग्नेट रखा, और यहाँ पे हम आयरन नेल रखते हैं, तो ये मैग्नेट क्या करता है, इस आयरन नेल को अपने तरफ खींच लेता है, जबकि ये कॉन्टैक्ट में नहीं है। तो ये एग्जांपल हो सकता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का। जैसे एग्जांपल देखिए, ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट को आप ऊपर की तरफ फेंकते हो और अर्थ उसको वापस अपने तरफ खींच लेती है, बिना कॉन्टैक्ट के खींचती है ना। ये फोर्स, अर्थ का जो फोर्स उस ऑब्जेक्ट पे लग रहा है वो विदाउट कॉन्टैक्ट लग रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं है, ये क्या है, अनकॉन्टैक्ट फोर्स है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। मैग्नेटिक फोर्स मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया। देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में लगता है, मान लो कोई पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, कोई नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो क्या है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल है। ओके, और देखिए कुछ और भी एग्जाम्पल दिया गया, जैसे नॉर्मल फोर्स बताया गया। नॉर्मल फोर्स क्या होता है कि जब एक ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा हो,
जैसे मान लो मैं इसको ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ, दबा रहा हूँ, है ना। प्रेशर भी इसी को बोलते हैं ना, द नॉर्मल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। तो ये जो नॉर्मल फोर्स है वो क्या होता है, ये आपको याद रखना है कि ये क्या होता है, परपेंडिकुलर फोर्स होता है। ओके, नेक्स्ट आप देख रहे होंगे, अगला आ गया फ्रिक्शनल फोर्स। देखिए फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, जब एक ऑब्जेक्ट, मान लो ये ऑब्जेक्ट इसके ऊपर रन कर रहा है, तो इस ऑब्जेक्ट का सरफेस इसके जस्ट पैरेलल एक फोर्स लगाता है जो इसके मोशन को अपोज करता है। तो ये कैसा फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स। मतलब ये ऐसा फोर्स है जो किसी ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के सरफेस पे मूवमेंट का अपोज करता है, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स। आपने क्लास 8 में भी पढ़ा है इसको, वही है। इट एक्ट्स पैरेलल टू द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट, इट इज़ अ काइंड ऑफ अपोजिट फोर्स। ये क्या है, अपोजिट फोर्स। ऐसे ऐसे फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में आपको अगर और जानकारी लेनी है तो आप एक काम कर सकते हो कि इसी आपके एडी फ्यूचर चैनल पे ही क्लास 8 में हमने फिजिक्स में आप प्लेलिस्ट में जाइए और फिजिक्स में क्लास 8 के फिजिक्स में आप फ्रिक्शंस को आप देख सकते हो, उसमें मैंने अच्छे ढंग से इसको एक्सप्लेन कर दिया है। इससे कम से कम आपको बेसिक जानकारी मिल जाएगी इसके बारे में। तो सिंपल वे में हम फ्रिक्शनल फोर्स को क्या कर सकते हैं कि ये सरफेस की वजह से दो या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट अगर कांटेक्ट में है, सरफेस उसके कांटेक्ट में है, तो एक ऑब्जेक्ट जो है का सरफेस दूसरे ऑब्जेक्ट के सरफेस के अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए मैंने कुछ यहाँ एग्जाम्पल दे दिया है फ्रिक्शन का, जैसे फोर्स अप्लाइड बिटवीन कॉन्टैक्ट सरफेस, फ्रिक्शन इज अप्लाइड बिटवीन एयर एंड एनी ऑब्जेक्ट मूव फ्रीली। जैसे मान लो एरोप्लेन है, तो वो एरोप्लेन अगर मूव करता है एयर में, तो एयर का सरफेस एरोप्लेन के सरफेस के ऊपर उसके मूवमेंट के डायरेक्शन के अपोजिट में एक फोर्स अप्लाई करता है, दैट इज़ अ काइंड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। उसी तरह से ड्रैगिंग देखिए, अगर वाटर सरफेस पे शिप हो या बोट हो या कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वाटर सरफेस पे चल रहा है या वाटर के अंदर चल रहा है, तो वाटर का सरफेस उस ऑब्जेक्ट के सरफेस पे एक अपोजिट फोर्स लगाता है जो उसके मूवमेंट का अपोज करता है, काइंड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। ओके, अगला मैंने एग्जांपल दिया वेट के बारे में। देखिए वेट जो है वो क्या है, एक नॉर्मल फोर्स है। अगर मान लो ये ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट को अर्थ अपने तरफ खींच रही है, नीचे की तरफ खींच रही है, होता है ना। आप इसका एक फार्मूला होता है W=mg, जहाँ W क्या है, वेट है, अ काइंड ऑफ फोर्स, और m क्या हो गया, मास, और g हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट खींचता है उस ऑब्जेक्ट को, तो वही है। उसी तरह से देखिए टेंशन, जैसे मान लो आप कोई बॉब को एक एक ये स्ट्रिंग के सहारे लटकाते हो, तो ये बॉब नीचे की तरफ मूव किया हुआ रहता है। तो बॉब जब नीचे की तरफ मूव करेगा तो इस स्ट्रिंग पे एक टेंशन क्रिएट होगा ना, दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ फोर्स, वही है, अ काइंड ऑफ स्ट्रेचिंग इन द फॉर्म ऑफ इलास्टिक रिक्वायर्ड। तो टेंशन भी क्या है, एक फोर्स है। अगला मैंने एग्जांपल दिया है, देखिए बॉयंसी का, बॉयंसी भी क्या है, फोर्स है। अगर एक ऑब्जेक्ट को आप एक्वेटिक मीडियम में या कहीं भी कोई फ्लूइड के अंदर किसी ऑब्जेक्ट को जब डालते हो, तो ये फ्लूइड के अंदर उस ऑब्जेक्ट का जो एवरेज वेट होता है, अपरेंट वेट होता है, वो घट जाता है। जैसे मान लो आप एक बाल्टी ले लो और बाल्टी को आप क्या करो, कुएं में डालो, तो आप पाओगे जब तक बाल्टी जो है वो पानी के अंदर होता है इसका वेट कम होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि जो पानी है कुएं का, वो बाल्टी को अपवर्ड डायरेक्शन में, मतलब ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है, ऊपर की तरफ। मान लो ये बाल्टी है, ये पानी के अंदर जा रहा है, तो ये जो एक्वेटिक सरफेस है ना, ये जो वाटर है, ये वाटर इस ऑब्जेक्ट के अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगाता है, जिसकी वजह से ये आपको हल्की नज़र आती है जब ये वाटर के अंदर होता है। लेकिन जैसे ही ये वाटर के सरफेस से एबव आ जाता है, तो आपको इसका वेट पता चलने लगता है, ये ज़्यादा भारी लगेगा आपको। ऐसा क्यों है, क्योंकि वाटर जो होता है एक अपवर्ड फोर्स लगाता है इस ऑब्जेक्ट पे। नॉट ओनली इन दिस ऑब्जेक्ट, एवरी ऑब्जेक्ट विच आर इमर्स इन दैट पर्टिकुलर फ्लूइड और वाटर। तो उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं बॉयंस फोर्स। ओके, वही है बॉयंसी। देखिए इट इज़ अ काइंड ऑफ फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन अप्लाइड बाय लिक्विड ओवर द ऑब्जेक्ट विच इमर्स्ड इनटू इट, है ना। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, बॉयंसी। ऐसे बॉयंसी के बारे में डिटेल हम लोग को पढ़ना है अगले चैप्टर में, जब ग्रेविटेशन आप पढ़ोगे ना, तो उसमें बॉयंसी आपको डिटेल में बता दूंगा। ओके, अब हम लोग बात कर रहे हैं, देखिए बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स का। देखिए बैलेंस फोर्स क्या होता है, इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स लग रहा है इस तरफ। मान लो ये फोर्स 5 न्यूटन का है
ऊपर से एक फोर्स लग रहा है, ये भी 5 न्यूटन का है। इधर से एक फोर्स लग रहा है, वो भी 5 न्यूटन का है। इधर से एक फोर्स लग रहा है, वो भी 5 न्यूटन का है। तो सारा फोर्स इस ऑब्जेक्ट को स्टेबलाइज कर देगा ना। ड्यू टू दैट फोर्स, ड्यू टू द फोर्स अप्लाइड ऑन दैट ऑब्जेक्ट एट every डायरेक्शन एंड जस्ट अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर, इस ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन होगा वो एज इट इज़ रहेगा, इसके पोजीशन में कोई चेंजेस नहीं होने जा रहा है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि इसके ऊपर लग रहा है बैलेंस फोर्स। इसके ऊपर क्या लग रहा है? बैलेंस्ड फोर्स लग रहा है। या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जब रिजल्टेंट फोर्स क्या हो, जीरो हो, तब हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट पे बैलेंस फोर्स लग रहा है। लेकिन अगर मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, मान लो इस ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स इधर से लगा रहे हैं 5 न्यूटन का, इधर से भी लगा रहे हैं 5 न्यूटन का, और इधर से भी लगा रहे हैं 5 न्यूटन का, और ये ऑब्जेक्ट मान लो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसका मूवमेंट मान लीजिए इस डायरेक्शन में है। तो क्या है भाई, ये जो फोर्स है ना हमारा, ये जो फोर्स हमारा है वो ये सारे फोर्स का रिजल्टेंट फोर्स है, दैट इज कॉल्ड रिजल्टेंट फोर्स। और इसको हम लोग कहेंगे कि ये अनबैलेंस फोर्स है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट जो है स्थिर नहीं है, ये ऑब्जेक्ट क्या कर जाएगा, मूव कर जाएगा। देखो अनबैलेंस फोर्स जो होता है ना, वो ऑब्जेक्ट के अपने पोजीशन में बना करके नहीं रखता, वो उसको डिस्प्लेस कर देता है अपने ओरिजिनल पोजीशन से। जबकि बैलेंस फोर्स जो होता है, इसकी वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे एकदम स्टेबलाइज रहता है, इक्विलिब्रियम के स्टेट में रहता है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे इक्विलिब्रियम के स्टेट में है तो आप क्या कहोगे कि बैलेंस फोर्स है। अगर वो अपने स्टेबल स्टेज में नहीं है तो कहेंगे अनबैलेंस फोर्स है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग बात कर रहे हैं वही, देखिए रिजल्टेंट फोर्स मैंने बताया। देखिए व्हेन लार्ज नंबर ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी एंड बॉडी मूव्स इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, अभी मैंने बताया ना आपको। देखिए मान लीजिए ये 3 फोर्स इस ऑब्जेक्ट पे लग रहा था और बॉडी जो है वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव कर रहा, तो जिस डायरेक्शन में वो मूव करेगा दैट फोर्स इज कंसिडर्ड एज रिजल्टेंट फोर्स ऑफ F1, F2 और F3। ये F1 है, ये F2 है, ये F3 है, तो इसको हम कहेंगे FR है, क्योंकि ये तीनों का रिजल्टेंट फोर्स ये है। ओके, वही चीज़ बताया जा रहा है, तो इसी को हम लोग बोलेंगे डायरेक्शन कॉल्ड कंसिडर्ड एज रिजल्टेंट फोर्स। ओके, जैसे इसमें भी हम बात कर रहे हैं, मान लो इधर से मैं F1 कर देता हूँ, यहाँ से मैं F2 कर देता हूँ, और यहाँ से मैं F3 कर देता हूँ, और मान लो ये ऑब्जेक्ट जो है वो इधर मूव किया FR के वजह से, तो FR जो है ना वो F1, F2 और F3 का क्या है, रिजल्टेंट फोर्स है। और चूँकि ये फोर्स जो होता है वो कैसा क्वांटिटी है, तो इसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों है, तो इसलिए एक ऐसा क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो आप सिंपल वे में इसको जोड़ नहीं सकते हैं, इसके लिए आपको वेक्टर का लॉ फॉलो करना पड़ेगा। ओके, ऐसे वेक्टर का जो लॉ है वो हम लोग हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल अगर मान लो यहाँ पे कुछ ऐसा ज़रूरत पड़ता है कभी, तो मैं इसको आपको आगे एक्सप्लेन कर दूँगा। ओके, अब हम लोग बात कर रहे हैं फोर्स का यूनिट का। जब फोर्स का इफेक्ट हम लोग समझ गए, तो अब हम लोग बात करते हैं फोर्स का यूनिट का। तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। क्यों भाई, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला क्या है, F इजिकल टू M इंटू ए। आगे हम लोग देखेंगे इसको, हम आप 8 क्लास में भी पढ़े हैं इसको। तो F इजिकल टू जो मास इंटू एसेलरेशन है, तो मास का होता है क्या, kg, और एसेलरेशन का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। तो kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम लोग न्यूटन बोलते हैं। देखिए वही है, 1 न्यूटन इजिकल टू 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। अच्छा, अगर CGS यूनिट देखेंगे तो kg को हम लोग क्या कहेंगे, ग्राम, और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम लोग क्या कहेंगे, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, डाइन। ओके, हम लोग इसका रिलेशन भी देख सकते हैं। देखिए रिलेशनशिप बिटवीन SI यूनिट एंड CGS यूनिट ऑफ फोर्स। अब देखो SI यूनिट में क्या हो गया, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब 1 kg बराबर क्या हुआ, 1 kg बराबर कितना ग्राम, तो 1000 ग्राम, और 1 मीटर इज इक्वल टू कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। तो ऐसे कंडीशन में जब हम इसका CGS यूनिट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 kg को हम लोग क्या लिखेंगे, 1000 ग्राम इंटू 100 सेंटीमीटर सेकेंड स्क्वायर। और जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर, देखिए 1 2 3 4 5,
और ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड स्क्वायर, और इसी को हम लोग कहेंगे 10⁵ डाइन। यही इसका सीजीएस यूनिट। ओके, तो इस तरह से मैंने रिलेशनशिप भी बता दिया, दोनों यूनिट का इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है इस टाइप का क्वेश्चन कि आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेक अ रिलेशनशिप बिटवीन सीजीएस यूनिट एंड एसआई यूनिट। ओके, ठीक है। अब बात करते हैं 1 न्यूटन के डेफिनेशन का। आसान है ये भी, देखो अगर मान लो एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट पे मान लो हमने 1 न्यूटन का फोर्स लगाया है और ऑब्जेक्ट जो है वो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ये डिस्प्लेस कर रहा है और ऑब्जेक्ट का मास कितना है 1 kg। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट, ये 1 न्यूटन क्या है, एक फोर्स है, हम क्या कह सकते हैं, इट इज अ फोर्स अप्लाइड ऑन मास ऑफ क्या 1 kg ऑब्जेक्ट, है ना। ये क्या है, एक फोर्स है जो 1 kg ऑब्जेक्ट के मास पे अप्लाइड होता है टू मेक इट एक्सेलरेट क्या 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर 1 न्यूटन इजिकल टू क्या हो गया 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही है ना। तो क्या हो जाएगा 1 न्यूटन का डेफिनेशन कि ये वो फोर्स है जो 1 kg ऑब्जेक्ट को 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के रिलेशन मतलब एक्सेलरेशन से उसको ट्रांसफ़र करता है। अब देखिए अगर हम लोग वेट का यूनिट देखते हैं, देखिए वही है यूनिट ऑफ फोर्स इन द टर्म ऑफ ग्रेविटी, तो यूनिट उसका है केजीएफ। केजीएफ क्या हो गया, किलोग्राम फोर्स। कैसे भाई, तो 1 kgf इज इक्वल टू होता है फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी ऑन 1 kg ऑब्जेक्ट। एक 1 kg ऑब्जेक्ट के ऊपर जो अर्थ जितना अमाउंट ऑफ फोर्स लगा रही है उसको पुल करने के लिए, उसी को हम लोग बोलते हैं kgf, और 1 kgf इज इक्वल टू होता है 9.8 न्यूटन। इस डेटा को याद रखिएगा आप लोग। तो ये हम लोगों ने समझ लिया कि रिलेशन क्या है फोर्स का और उसके वेरियस यूनिट का। तो 3 यूनिट आपको याद रखना है। एक यूनिट हो गया न्यूटन जिसका वैल्यू होता है 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक यूनिट आपको याद रखना है डाइन, जिसका वैल्यू जो सीजीएस यूनिट है वो क्या होता है 10⁵ डाइन। 1 न्यूटन इज इक्वल टू, है ना, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन होता है, या इसी को बोलते हैं ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और नेक्स्ट आप देख रहे होंगे कि 1 kgf होता है, एक यूनिट है वो kgf, और 1 kgf इज इक्वल टू होता है क्या 9.8 न्यूटन। ये किसके लिए काम करेगा कि जब कोई ऑब्जेक्ट जब अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को जिसका वेट 1 kg है, 1 kg मास वाले ऑब्जेक्ट को अर्थ जितने फोर्स से खींचती है ना अपने तरफ, उसको हम लोग बोलते हैं 1 kgf। ओके, अब हम लोग इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं, गैलीलियो एक्सपेरिमेंट। देखिए गैलीलियो को हम लोग बोलते हैं जनरल वे में फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स। इन्होंने बहुत सारा फिजिक्स से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट किया है और न्यूटन ने उन्हीं सारे एक्सपेरिमेंट को अपना लैंग्वेज प्रोवाइड किया। न्यूटन जो होता है ना, न्यूटन जो थे उनको बोला जाता है लैंग्वेज ऑफ गैलीलियो। गैलीलियो एक्सपेरिमेंट करते थे और एक्सपेरिमेंट के द्वारा लोगों को बताते थे, और न्यूटन उसी एक्सपेरिमेंट को वेरीफाई करते थे और प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देते थे वो। ओके, तो हम लोग इसी टॉपिक को अब देख रहे हैं। तो देखिए आप फिगर में देख रहे होंगे, यहाँ पे हमने 5 फिगर बनाया हुआ है। एक फिगर जो कि पेंडुलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, देख रहे हो, ये एक पेंडुलम है जो पेंडुलम एक स्पेसिफिक लोकेशन में मतलब टू एंड फ्रो मोशन करता है ना, ये पेंडुलम है। दूसरा आप देख रहे हो कि हमने एक इंक्लाइन प्लेन बनाया है, वो इक्विवेलेंट टू पेंडुलम के पाथ के जैसा है, और यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट को मूव किया जा रहा है। जबकि तीसरे फिगर में ये इंक्लाइनेशन थोड़ा सा हमने क्या कर दिया है, घटाया है, चौथे में थोड़ा और घटाया, और पाँचवें में हमने एक स्ट्रेट पाथ तैयार कर दिया है। ओके, तो गैलीलियो ने कुछ ऐसा ही सेटअप तैयार किया था, और इस पर्टिकुलर टाइप के सेटअप को उन्होंने कुछ सिस्टम से एक्सप्लेन किया था। तो देखिए उन्होंने पाया क्या कि जब एक पेंडुलम फ्रीली मूव करता है किसी पर्टिकुलर प्लेन पे, तो जितना हाइट पे हम उसको इस डायरेक्शन में छोड़ते हैं, इधर भी वो सेम हाइट कैच करता है। लेकिन
ड्यू टू स्ट्रेसिंग ऑफ एयर के रेसिस्टेंस की वजह से ये धीरे धीरे क्या होता है, इसका जो पाथ है वो धीरे धीरे घटता चला जाता है। ओके, इस सिस्टम में उन्होंने क्या पाया कि जब इस ऑब्जेक्ट को हम एक पर्टिकुलर हाइट पे इस टाइप के मतलब सेमी सर्कुलर पाथ पे गिराते हैं, तो जितने हाइट से हम इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से रिलीज़ किए, ये ऑब्जेक्ट उतना ही हाइट गेन कर लेता है। तीसरे में क्या देखा गया कि हाइट तो सेम ही गेन करता है बट डिस्टेंस वो ज़्यादा कवर करता है। चौथे में भी यही देखा गया कि हाइट वो सेम ही है, देखिए सेम हाइट है लेकिन वो डिस्टेंस क्या कर रहा है, ज़्यादा कवर कर रहा है। और यहाँ पे ये कोई हाइट गेन नहीं कर रहा है, डिस्टेंस ज़्यादा कवर कर रहा है। इस पूरे सिस्टम के हिसाब से गैलीलियो ने कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन किया, उन्होंने कुछ बातें बताई। उन्होंने बताया कि जब एक ऑब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर पाथ पे चक्कर काटता है या जब कोई ऑब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर पाथ पे मूव करता है, तो वो तब तक उस पाथ पे मूव करता रहता है जब तक कोई फोर्स उसको अपोज नहीं करे। ओके, मतलब चाहे वो ये सेटअप हो, ये सेटअप हो, ये सेटअप हो, ये सेटअप हो, किसी भी सेटअप में बिना फोर्स का ऑब्जेक्ट जो होता है, मतलब बिना एक्सटर्नल फोर्स का ऑब्जेक्ट जो होता है वो अपने स्टेट ऑफ रेस्ट को या स्टेट ऑफ मोशन को परफॉर्म करता रहता है। कुछ यही बातें गैलीलियो के द्वारा बताई गई थी। ओके, अब इस चीज़ को समझने के लिए हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है तो इसका मतलब उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत नहीं है। अगर हम लोग इस केस में देखें तो ऑब्जेक्ट अगर डायरेक्टली मूव कर रहा है विदाउट एक्सटर्नल फोर्स, तो क्या होगा, ये अपने पाथ को हमेशा और हमेशा फॉलो करता रहेगा बिना कोई रुकावट के। सेम केस यहाँ भी देखा गया कि ऑब्जेक्ट जो है अपने पाथ को हमेशा फॉलो करता रहेगा बिना कोई रुकावट के, क्योंकि जब वो नीचे जाता है तो क्या होता है, उसका ये बढ़ रहा है, स्पीड बढ़ रहा है। जब ये ऊपर जाता है तो स्पीड घट रहा है, फिर यहाँ से नीचे आएगा तो स्पीड बढ़ेगा, फिर ऊपर जाएगा तो स्पीड घटेगा। इस केस में हम लोग क्या देख रहे हैं, चाहे वो ऊपर यहाँ से नीचे जाए या यहाँ से नीचे आए, स्पीड बढ़ेगा, लेकिन डिस्टेंस चूँकि इंक्लाइनेशन इसका ज़्यादा है तो इंक्लाइनेशन थोड़ा कम है, ज़्यादा नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, इसका स्पीडअप जो होगा उसके हिसाब से मैनेज होगा, बशर्ते कि कोई एक्सटर्नल फोर्स इसके ऊपर एक्ट नहीं करना चाहिए। ओके, तो इस तरह से हम लोगों ने समझा कि गैलीलियो का जो एक्सपेरिमेंट था वो कहीं ना कहीं ये बता रहा था कि ऑब्जेक्ट अपने स्टेट ऑफ पोजीशन को, यूनिफॉर्म मोशन को तब तक स्टेबलाइज करता है जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स काम नहीं करे। अब इसी चीज़ को न्यूटन ने डिफाइन किया प्रॉपर वे में। ओके, तो अगले वीडियो में हम लोग वही देखने जा रहे हैं। तो इस तरह से मुझे आशा है कि आपको ये सारा टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, और उसी से रिलेटेड हम लोग बात कर लेंगे। तो अगर आपको ये टॉपिक काफ़ी पसंद आ रहा है, अगर आपको ये टॉपिक अच्छे ढंग से समझ में आ रहा है, तो आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए और हमारे साथ बने रहिए कंटिन्यूअसली एडू फ्यूचर चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।